प्लांट फीमेल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को रिकैपिचुलेट कर लेंगे. इसमें हम लोगों को एक्सटर्नल जेनिटलिया, मैमरी ग्लैंड डिस्कस करना बाकी है. बट आज का जो प्राइमरी डिस्कशन होगा दैट विल बिगिन फ्रॉम गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ऑफ कोर्स जब ह्यूमन में हम बात करते हैं कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट सेक्सेस, तो हम मेल गैमेट के बनने की बात करेंगे दैट विल बी इन टेस्टिस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट के बनने की बात करेंगे दैट विल टेक प्लेस इन ओवरीज. द प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. क्या? oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. ठीक है. तो एज ऑफ द एक्सटर्नल रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस, देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से आने वाले क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से आने वाले क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से आने वाले क्वेश्चन, ये सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे. इन सारे टॉपिक्स में यही चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स हैं, फिम्ब्रे है, इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला है, इस्थमस है, बीच में हॉलो कैविटी है दैट इज कॉल्ड यूटेरस, ऑल्सो नोन एज यूटेराइन कैविटी, और इन जनरल स्पीकिंग इट्स नोन एज वूम्ब. राइट? उस वूम्ब के वॉल्स हैं, वॉल्स में 3 लेयर है, बाहर से अंदर की तरफ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. ये जो यूटेरस है ये ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो है, इसलिए इसको पियर शेप्ड चैम्बर भी बोला जाता है. नीचे से चूंकि ये नैरो है तो नीचे का जो एंड है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, द हॉलो स्पेस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड वजाइना. तो वजाइना एंड द सर्विक्स together forms the birth canal for the child. जब चाइल्ड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है यूट्रस में, तो चाइल्ड का जो बर्थ होगा, चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर थ्रू दिस वेरी पाथवे. ये सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी. नाउ 2 छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं जल्दी से. ये 3 टर्म्स यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है, यू आर सपोज टू बी अब्सॉर्बिंग दैट नाइसली. कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis. ओवरी के अंदर ओवम बनने के बाद जब एक्सपेल होके बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन. oogenesis के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज FSH, एंड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH. ये बात आप को आई एक्सपेक्ट के थोड़ा क्लास 11th का ये एस्पेक्ट है. अगेन क्लास 11th में जो आपने चैप्टर पढ़ा है हार्मोन, वहां से आएगा कि oogenesis takes place by the effect of this hormone, follicle stimulating hormone FSH, and ovulation के लिए responsible है the hormone called LH, luteinizing hormone. इस पे बातें होंगी अभी आगे जाकर के थोड़ी, but you need to understand that in a very organized and appropriate manner. इतना आप कम से कम absorb अच्छे से कर लीजिएगा. तो menstrual cycle में ये जो पूरा cyclic process है ना, there you will learn about these names and terminologies. ये 2 hormone जो secrete होंगे ovary से, that includes estrogen and progesterone. We know that, right? The hormone from testis is testosterone, and the hormone from the ovaries is estrogen and progesterone. बाकी ये सारी बातें हमने शायद डिस्कस की थी. We went through all these slides yesterday. The parts of oviduct में ये बातें आती हैं, ampulla, isthmus, infundibulum and fimbriae. Pear shaped है, pear का मतलब होता है नाशपाती, ऊपर से broad, नीचे से narrow. तो triangular shape भी आप समझ सकते हैं, inverted triangular shape होता है womb actually. ये 3 layers होते हैं उसमें. ठीक है. डायग्राम पे देखिएगा, पेज नंबर 30 पे मैमरी ग्लैंड का एक डायग्राम है. पहले इसको गौर से देखिए, सारा लेबलिंग्स देखिए पहले. फर्स्ट गो थ्रू ऑल द लेबलिंग्स मेंशन्ड हियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैमरी ग्लैंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. ऑब्जर्व दैट क्विकली. ओके, नाउ मैमरी ग्लैंड की थियरी को देखिएगा जल्दी से फास्ट. 3 पॉइंट लिखा हुआ है सिर्फ, ये समझना पड़ेगा. ये इजी नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है. थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग को डायग्रामेटिकली उसको थोड़ा
तोड़ना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे। अब आप शीट पढ़िए, शीट पे मैमरी ग्लैंड पेज नंबर 2 पे मिलेगा आपको, नीचे से ऊपर की तरफ सेकंड टॉपिक। अब जरा समझने की कोशिश करो। पहला पॉइंट जो है शीट पे वो बहुत बेसिक और सिंपल है कि पढ़ो जरा। ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, थोरैक्स में होता है ये, थोरैसिक प्रोमिनेंस भी बोला जाता है इसको, एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यूज होता है वहां पे पुबर्टी के बाद, वी टॉक्ड अबाउट दैट्स अ साइन ऑफ अक्वायरमेंट ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी अटेन होने का एक साइन होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट। पूरा लाइन अच्छे से पढ़ेंगे कि ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड दैट कंटेन्स दो तरह का टिश्यू, क्या क्या, ग्लैंड्यूलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड बोल रहे हैं ना इसको, ग्लैंड क्या होता है, व्हाट इज अ ग्लैंड? ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सर्टेन कंपाउंड सिंथेसाइज होगा और सिक्रीट होगा। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सर्टेन कंपाउंड बनेगा, सिंथेसाइज होगा और बनने के बाद सिक्रीट आउट होगा, दैट इज कॉल्ड अ ग्लैंड। Gland can be exocrine, gland can be endocrine, gland can be heterocrine. There are three kind of gland. तो मैमरी ग्लैंड के अंदर दो तरह की चीजें हुई, दो फंडामेंटल तरह की चीजें हुई। पहला कि ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके अंदर, दूसरा फैटी टिश्यू है, फैट से बहुत सारे, ठीक है, एडिपोज होता है फैट में, अगर आपको याद हो तो। पहला लाइन फिर से पढ़ो अच्छे से, जल्दी से फास्ट। तो ग्लैंडुलर टिश्यू है और फैटी टिश्यू है, ये पहला लाइन में आया। दूसरा लाइन पढ़ो, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा और डिटेल में। Each glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobe. Each glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes. ठीक है? And each lobe consists of group of alveoli. देखो मैं थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले तो अगर ये एक thoracic prominence है तो इट्स लाइक दिस कि अगर ये एक थोरैसिक प्रोमिनेंस है, ओपनिंग इज कॉल्ड निपल्स, तो ध्यान से प्लीज समझेंगे कि बहुत रफ डायग्राम के एस्पेक्ट से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो एक्सटर्नल बेस है ना, यहाँ पे बहुत सारा फैटी टिश्यू है, रिब्स है इसके पीछे, तो पहले ये समझ आता है ना, रिब्स है, थोरैक्स में रिब्स है ना, और चारों साइड ना फैटी टिश्यू है, ये ब्लैक कलर का टिश्यू फैटी टिश्यू है, एडिपोज है। उसके अलावा क्या है इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप बड़ा बड़ा जो सैक्युलर स्ट्रक्चर है इसको आप कह रहे हैं क्या, ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ये बहुत सारा ग्लैंड्यूलर टिश्यू 3D में ढंग से बन पाएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं बहुत फंडामेंटली। ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, हर ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होंगे मैमरी ग्लैंड के अंदर। ये पर्पल कलर का ग्लैंड्यूलर टिश्यू है। अब इन ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अंदर इसके विदिन क्या, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, विदिन ग्लैंड्यूलर टिश्यू वी हैव मेनी मैमरी लोब्स, जैसे गुच्छे में है, ऑरेंज कलर का है मैमरी लोब। मैमरी लोब किसके अंदर है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अंदर है। ऐसा बहुत सारा लोब है, मैमरी लोब है जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अंदर है। अब मैमरी लोब के अंदर, उसके अंदर वी हैव स्मॉल स्मॉल एल्वियोलस, प्लूरल इज एल्वियोलाई, सिंगुलर इज एल्वियोलस। अब इसके विदिन वी हैव मेनी स्मॉल क्लस्टर ऑफ एल्वियोलस। एल्वियोलस गोल गोल सैक, हॉलो, खोखला खोखला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिल्क बनेगा। एक्चुअली मिल्क बनेगा मैमरी लोब में, स्टोर होगा मैमरी एल्वियोलस में। प्लीज उसको अंडरस्टैंड करेंगे आप प्रॉपरली कि काफी सारे मैमरी लोब्स, मैमरी ग्लैंड्स हैं। हर मैमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स है और हर मैमरी लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सैक हैं जिनको हम कहते हैं मैमरी एल्वियोलस। एल्वियोलस लंग्स में भी वर्ड सुना था ना आपने, एल्वियोलस का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट हॉलो स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एयर एक्सचेंज भी एल्वियोलस में ही होता है, वैसे मैमरी लोब के अंदर एल्वियोलस है। तो मैमरी सबसे पहले क्या है, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड के अंदर मैमरी लोब्स, मैमरी लोब्स के अंदर मैमरी एल्वियोलस। तो मैमरी एल्वियोलस में जहां पे स्टोरेज होगा मिल्क का, वो पतले से डक्ट से बाहर आएगा। तो जो डक्ट एल्वियोलस से बाहर निकलेगा, इसके बारे में थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा, थर्ड पॉइंट पढ़े।
The alveoli, the mammary alveoli open into mammary tubules. Tubules सबसे पतला है, narrow होता है ना tubules, याद है आपको? afferent arteriole, arteriole वर्ड आर्टरी के लिए था, या PCT DCT याद है ना? proximal convoluted tubule. Alveoli open into mammary tubule of each lobe open into mammary duct. हर लोब से mammary duct निकलेगा, ठीक है? और ये सारे मैमरी डक्ट कंबाइन करेंगे और एंटीरियर एंड में निप्पल में ओपन अप होंगे, जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होगा टू फीड द चाइल्ड. तो बहुत सिंपल बात है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें. पहला पॉइंट ये हो गया कि मैमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू. एक है फैटी टिश्यू और ग्लैंड्यूलर टिश्यू. ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड जहां पे भी होगा वहां पे कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होगा. जैसे सैलिवरी ग्लैंड से क्या बनता है? सलाइवा. लैक्रिमल ग्लैंड से क्या बनता है? टीयर, आंसू. टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड हम उसको कहते हैं. स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है. सिबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है फेस पे, ठीक है ना? ये सारे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर. तो बहुत सारे ग्लैंड है हमारी बॉडी में, बट कोई भी ग्लैंड हो, ग्लैंड का फंडामेंटल रोल ये है कि ग्लैंड शुड सिंथेसाइज सर्टेन केमिकल्स और वो सिक्रीट आउट हो सके वहां. जो डक्टलेस ग्लैंड है वो बिना डक्ट के ब्लड में डाल देता है अपना सिक्रीशन, और जो डक्ट वाला ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू टारगेट लोकेशन तक पहुंचाता है अपना सिक्रीशन. मैमरी ग्लैंड एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है बच्चा जो हार्मोन रिलीज करता है. सिंपल बात ये है. डक्टलेस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डालते हैं वो, और ब्लड के फ्लो से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है. दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. डक्ट वाला ग्लैंड, डक्ट के बारे में बात हो रही है ना भाई, कि मैमरी टिब्यूल्स फिर मैमरी डक्ट में जाके जुड़ जाते हैं. मैमरी टिब्यूल्स एल्वियोलस से निकलेंगे और जाकर के सारे यहां से निकलेगा क्या? यहां से एल्वियोलस से निकलेगा मैमरी टिब्यूल्स, एल्वियोलस से निकलेगा मैमरी टिब्यूल. ये मैमरी टिब्यूल इसका, ये मैमरी टिब्यूल इसका, मैमरी टिब्यूल इसका आकर के जुड़ जाएगा. और मैमरी लोब से क्या निकलेगा? मैमरी डक्ट. और मैमरी डक्ट इस वाले ग्लैंड का, इस वाले ग्लैंड का, इस वाले ग्लैंड का सब जाकर के जुड़ करके कंबाइन करेगा, और ये अल्टीमेटली मैमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकालेगा फ्रॉम द पोर या ओपनिंग नोन एज निपल्स. बहुत सिंपल सी बात है. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं. इसमें हमारे पास ये ग्लैंड है. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तो बहुत सारा ग्लैंड था ना, कितना था? 3 टाइप का, नंबर में 5. नाम याद है? सबसे पहले पेयर में बताओ. सेमाइनल वेसाइकल, सिंगल वाला प्रोस्ट्रेट, एंड अगेन पेयर वाला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कलेक्टिवली वाज नोन एज सीमेन. फीमेल में ये एक बेसिक ग्लैंड के बारे में बात होती है, मैमरी ग्लैंड, जो एक बहुत एसेंशियल ग्लैंड है इस एस्पेक्ट से कि न्यूली बॉर्न चाइल्ड को मदर फीड करती है अपने मिल्क के थ्रू, और ये बहुत एसेंशियल होता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब लाइक उसका जो न्यूट्रिशन है, इनिशियल न्यूट्रिशन, उसको जो इम्यूनिटी की जरूरत होती है बीमारी से बचाने के लिए. माँ का दूध जिस बच्चे को अच्छे क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज, तो the body is not that strongly immunized to fight from infections and diseases. मतलब ये सारी बातें आप आगे सीखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस नाम के चैप्टर में. बट फिलहाल इतनी बात आप सबको पता है, बहुत फंडामेंटल पता है कि माँ का मिल्क सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिवली साउंड और हेल्दी होता है एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड के लिए. माँ में मिल्क बनने की बातें या प्रोसेस जो है मिल्क फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट, मिल्क की प्रोडक्शन इन द मैमरी ग्लैंड इन एनी फीमेल शुरू ही तब होगा ना जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा यूटेरस से बाहर आएगा. इफ अ फीमेल हैज नॉट कंसीव्ड, या शी इज अनमैरिड, या इवन शी इज मैरिड बट डज नॉट अंडरगॉन प्रेगनेंसी, तो मैमरी ग्लैंड से मिल्क नहीं बनता है. मिल्क हमेशा नहीं बनता लाइफ लॉन्ग. मिल्क की फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिकली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो भी फॉर फ्यू मंथ्स, फिर मिल्क बनना बंद हो जाता है. ये बात वैसे आगे आएगी,
बट अभी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैमरी ग्लैंड की बात हो रही है. मिल्क का फॉर्मेशन इन दीज alveolus, इन दीज mammary lobes, इन दीज glandular tissue will begin post parturition. Will begin post मतलब बाद, आफ्टर. पार्चुरेशन मतलब आम भाषा में डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. आम भाषा में बच्चे का मां के कोख से बाहर आने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज अ मैकेनिज्म बाय विच द न्यूली बॉर्न चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द मदर्स यूट्रस. तो जब मां के कोख से बच्चा बाहर आएगा या आएगी, उसके बाद से लेकर के कुछ महीनों तक, अब ये कुछ महीने वैरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल, नॉर्मल माना जाएगा कि ये 8 महीने से 14 महीने के बीच का स्पैन हो सकता है, जहां पे प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मिल्क की प्रोडक्शन होगी. माँ का हेल्थ, माँ का खुद के बॉडी में कितना प्रॉपर न्यूट्रिशन है, माँ का खाना पीना कितना हेल्दी है, इस पे डिपेंड करेगा कि मिल्क की प्रोडक्शन कितने महीनों तक चलेगी. तो ऐसा नहीं है कि पुबर्टी अटेन होने के बाद जब मैमरी ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा किसी भी फीमेल में, तो मैमरी ग्लैंड में मिल्क की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने बताया किसी फीमेल की कभी शादी ही नहीं हुई लाइफ लॉन्ग, तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा मिल्क, क्योंकि मिल्क बनेगा 2 हार्मोन से, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन ये कल भी बात आई थी इसकी कि पार्चुरेशन के टाइम पर ये एक्सपेंशन ऑफ यूट्रस का काम करता है. तो उस टाइम पर जब ऑक्सीटोसिन बढ़ता है ना, बच्चे के पैदा होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले इसका क्वांटिटी बढ़ना शुरू होता है, तो उस टाइम पर मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीटरी मैकेनिज्म बिगिन हो जाता है. तो क्लियर, आई होप ये छोटा सा पॉइंट कि इफ अ फीमेल नेवर acquires any pregnancy in life ever, then the mammary gland will not going to be producing any milk ever in life. और mammary gland से milk का production is for a short span of time. That span of time is post parturition, जिसको आप कहते हैं lactation period. क्या कहते हैं? किसको कहते हैं lactation period? The duration till which the mother is breastfeeding the child. The duration जिसमें मां अपने बच्चे को फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है. ये 6 महीना हो सकता है, 8 महीना हो सकता है, 10 महीना हो सकता है, साल, सवा साल हो सकता है. 5 साल के बच्चे को फीडिंग नहीं किया जा सकता, 3 साल के बच्चे को भी फीडिंग नहीं कराया जाता है. कुछ बच्चों को आपने देखा है, शायद देखा हो घरों में या इन जनरल, के 2 साल और सवा 2 साल के बच्चे भी माँ पे डिपेंडेंट हैं. तो ये ना डमी फीडिंग कहलाता है. मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है उतने लंबे टाइम तक, बट हैबिचुएशन हो जाती है कुछ बच्चों की, एंड दैट इज समथिंग कि सिर्फ नींद आने के लिए, सुलाने के लिए बच्चे को फीड कराना शुरू किया जाता है. बट प्रॉपर तौर पे मिल्क की प्रोडक्शन जो होती है ना, ये साल सवा साल से ज्यादा नहीं होती. वो भी जो बहुत अच्छा हेल्थ है जिन मदर का, उनका इतना लंबा जाएगा, ठीक है ना. वरना अगर बहुत ज्यादा अच्छा हेल्थ नहीं है तो फिर ये 6 मंथ 7 मंथ इज द लिमिट दीज डेज. यूजुअली पिज्जा बर्गर खाने वाली मदर्स के साथ ऐसे ही होता है यूजुअली. जब हेल्थ नहीं होगा बॉडी में बहुत अच्छा, न्यूट्रिटिवली आप खुद बहुत हेल्दी नहीं है, 0 फिगर के चक्कर में आपने अपने आप को ककड़ी बना के रखा है, मतलब उस सर्टेन मैरिजेबल एज की मैं बात कर रहा हूं, देन डेफिनेटली बॉडी का न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर बहुत अच्छा नहीं होगा तो फिर मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होगी? आपके न्यूट्रिशन से ही ना मिल्क बनेगा बॉडी के अंदर. तो ऑफ कोर्स दैट इज अ इशू दीज डेज, वेरी कॉमन. तो आपको याद क्या क्या रखना है भाई, कि मैमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू. क्या क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू. ठीक है, फैटी टिश्यू सपोर्ट्स द ग्लैंडुलर टिश्यू, चारों तरफ से सपोर्ट करता है, एंड दैट मेक्स द मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट अ काइंड ऑफ cushioned structure, a soft and basic globular structure. बट अंदर अंदर उसमें क्या प्रेजेंट है? ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यूज के क्लासिफिकेशन या उसके ओरिएंटेशन को आपने समझा कि ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर है क्या? मैमरी लोब. मैमरी लोब के अंदर है क्या? एल्वियोलस. बस ये 3 नाम आ रहे हैं. एल्वियोलस में स्टोरेज होगा मिल्क का. डक्ट ऑफ एल्वियोलस इज कॉल्ड मैमरी टिब्यूल्स. टिब्यूल्स ऑफ दीज टिब्यूल्स जुड़ के क्या मोटा डक्ट बन जाएगा? मैमरी डक्ट. वो जाके ओपन होगा कहां पे? निपल्स में, और द मिल्क विल इजेक्ट आउट फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. चलो खत्म कहानी मैमरी ग्लैंड के बारे में. उसके बाद आप आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे. यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे नए आपके लिए. देखो यहाँ पे 4 टर्म्स आ रहा है, जल्दी जल्दी से समझ लोगे. वैसे 5 टर्म होगा, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज 4 टर्म दिखाई दे रहा है.
मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा ही के अंदर होगा लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। एक्सटर्नल जेनिटिलिया आप कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर को। मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या था पता है आपको? पेनिस, प्राइमरीली पेनिस। मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। फीमेल में भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी, बट ये सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर में शामिल आएगा जिसको आप एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। वजाइना और उसके सराउंडिंग टिश्यू को आप एक्सटर्नल जेनिटिलिया कह रहे हैं। वजाइना इज द ओपनिंग, ठीक है, वजाइना ओपन्स इनटू द सर्वाइकल कनाल। सर्वाइकल कनाल एक्सटेंड्स और ऊपर जाकर के वो कहां खुलता है? यूटेरस में। इतना कहानी क्लियर है? अब वजाइना की जो ओपनिंग है, वजाइना के ओपनिंग के आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज को आप क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। यहां पे सबसे बाहर वाला जो टिश्यू है जिसमें प्रॉपर स्किन प्रेजेंट है, एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्किन प्रेजेंट है, उसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से आपको याद रहेगा वो। मॉन्स प्यूबिस इज द स्किन लेयर्ड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब वजाइना की बात हो रही है, सिंपल। वजाइना, और वजाइना इज ओवरऑल नेम। वजाइना तो ओपनिंग को बोल रहे हैं वैसे, बट उसकी सपोर्टिंग टिश्यूज का ये यहां पे लिस्ट है। सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के अंदर, मॉन्स प्यूबिस का लेयर अगर उठेगा तो अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉन हेयरी होगा, म्यूकस्ड होगा। वहां पे दो टिश्यूज है, एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हुए, उनका नाम है लेबिया मेजोरा और उसके अंदर है लेबिया माइनोरा। ये स्किन कलर से अलग होगा, म्यूकस कलर होगा। ऐसे गाल का कलर हमारा अंदर का होता है, म्यूकोसा है वहां पे। सिमिलरली ये मॉन्स प्यूबिस के अंदर का लेयर जो होगा वो म्यूकस्ड होगा और दैट्स नोन एज लेबिया मेजोरा, और उसी के अंदर एक छोटा लेयर है लेबिया माइनोरा। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, सीक्वेंस सिर्फ समझ लीजिए। मॉन्स प्यूबिस अंदर लेबिया मेजोरा और अंदर लेबिया माइनोरा। उसके अंदर का वो स्ट्रक्चर जहां लेबिया माइनोरा ऐसे करके मर्ज करके कनेक्ट हो रहा है, और एक स्मॉल, वेरी स्मॉल, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट फीमेल में यहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस विल हैव, देखो क्वेश्चन आता था बहुत पहले, बहुत बार आया है पास्ट में। क्लाइटोरिस इज अ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी एनालोगस टू द पेनिस ऑफ ह्यूमन मेल। मतलब पेनिस में क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट एनलार्जमेंट होता है, इरेक्ट हो जाता है। वी टॉक्ड अबाउट दोस थिंग्स यस्टरडे, कल ही बात की थी ना मैंने इस बारे में। तो क्लाइटोरिस में भी ऐसे ही फीचर्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन ह्यूमन फीमेल्स ये टिश्यू ना श्रिंक करके थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, पेनिस की तरह काफी ज्यादा एनलार्ज नहीं हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। क्लाइटोरिस है क्या ये एक्चुअली, समझ लो। सबसे बाहर क्या था? मॉन्स प्यूबिस, उसके अंदर क्या था? लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, मेजर एंड माइनर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। चूंकि ये लेबिया वर्ड आता है लैटिन में लिप्स से, तो लिप्स की तरह ये ऐसे करके ना वर्टिकली क्लोज्ड होते हैं, बट ये हट सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इनमें मूवमेंट होता है, तो एक्चुअली क्या होगा कि इस वजह से इसको वर्ड लेबिया दिया गया। तो लेबिया मेजोरा ओपन्स इनटू लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जुड़ जाता है इनटू क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल्स acquires a stiff and contracted shape, और उसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस अब उस टर्म का है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे अंदर एक पतला म्यूकस का लेयर है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये म्यूकस का बना हुआ, जिसका नाम है HYMEN, हाइमेन। इस हाइमेन का क्या है मामला कि इतना पतला, इतना फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है कि ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक हो जाता है। जब पहली बार अ फीमेल अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन, तो दिस ब्रेक्स, उसके बाद ये प्रेजेंट नहीं है फीमेल्स। तो अर्लियर डेज में बाय सम बिलीफ इट वाज कंसिडर्ड कि अगर किसी फीमेल में हाइमन का प्रेजेंस है तो शी वाज कंसिडर्ड टू बी अ वर्जिन। वर्जिन इज अ इंडिविजुअल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मेल हो या फीमेल हो, who has not undergone any sexual experience ever in life is called a virgin. सिंपल भाषा में we would assume or consider a unmarried individual to be a virgin. ठीक है ना, मतलब एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बहुत से कंट्रीज में पीपल डोंट गेट मैरिड,
बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. बट फिर फिलहाल एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से an individual who has not undergone a sexual experience ever in life till that age, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, that individual is called virgin. याद रहेगा. अब हम लोग आते हैं हाइमन पे. हाइमन के बारे में मामला ऐसा है कि हाइमन was considered, the presence of hymen was considered the test of virginity. virginity test के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता था. एक फीमेल में अगर हाइमन प्रेजेंट है तो शी इज अ वर्जिन, हाइमन नहीं प्रेजेंट है तो शी इज नॉट अ वर्जिन, ऐसा माना जाता था. क्योंकि हाइमन का रप्चरेंस हो जाएगा, हाइमन ब्रेक हो जाएगा even in the first copulation ever in life. When the penis will get inserted into the vagina, hymen will get ruptured. दोबारा बनता नहीं है लाइफ. सेकेंड इंटरकोर्स में हाइमन नहीं प्रेजेंट रहेगा कभी भी. बट नाउ विद द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऐसा माना जाता है कि हाइमन का रप्चरेंस सिर्फ इंटरकोर्स से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है. हाइमन मे गेट रप्चर्ड बाय सेवरल फिजिकल एक्टिविटीज लाइक साइकिलिंग, लाइक जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर एरोबिक्स वगैरह अगर लड़कियां करती हैं, स्विमिंग करती हैं लड़कियां, जहां पे भी लेग्स स्प्रेड आउट होता है ज्यादा, तो हाइमन उस रीजन से भी टूट सकता है. तो हाइमन का नहीं रहना शुड और कैन नॉट बी अ कंसिडरेबल रीजन के अ फीमेल हैज लॉस्ट द वर्जिनिटी, फॉर दैट वेरी रीजन हाइमन इज एब्सेंट, ऐसा मानना गलत होता है. बट हाइमन का प्रेजेंस इज अ कंफर्मेशन ऑफ द वर्जिनिटी. हाइमन अगर है तो फॉर ये श्योर बात हो जाती है कि इंटरकोर्स और कॉपुलेशन शी हैज नॉट अंडरगॉन एवर इन लाइफ. Unfortunately, there is no test or analysis to judge the virginity of a male. Male virgin है कि नहीं, इस चीज के लिए कोई assessment नहीं किया जाता. तो खैर, हाइमन के एस्पेक्ट से ये बात आपको जाननी है कि पतला थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इनर मोस्ट वजाइनल ओपनिंग के जस्ट बिगिन होने के आगे प्रेजेंट होता है, और जब पहली बार पेनिस इंसर्ट होगा वजाइना में तो ये रप्चर हो जाता है. ये रप्चर हो सकता है और भी कारणों से, कुछ फिजिकल एक्सर्जन्स वगैरह, स्पोर्ट्स पर्सन्स में, फीमेल्स में इन पर्टिकुलर, ऑफ कोर्स हाइमन प्रेजेंट फीमेल में ही होगा, तो इन एक्टिविटीज से भी ये रप्चर हो सकता है. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 4 पॉइंट्स आए: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन. खत्म कहानी as of the female reproductive structure is concerned. Moving ahead to the topic that we are supposed to talk about today, that's gametogenesis. Gametogenesis में हम लोग बात करेंगे 2 गैमेट्स के बारे में बच्चों. So चलो यहां से शुरू करते हैं प्रॉपरली. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ कोर्स ऑफ 2 टाइप्स इन ह्यूमन. मेल का गैमेट बनना मतलब स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओवम का बनना इज कॉल्ड oogenesis. Beginning with the spermatogenesis. Spermatogenesis happens, the process of spermatogenesis takes place in testis. आपको ये क्लैरिटी है, जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था वहां पे भी टॉक्ड अबाउट कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंस है बहुत सारे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का, जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है 2 तरह का सेल. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला सर्टोली सेल, बट वो डिप्लॉइड सेल जो डिवाइड करके स्पर्म बनाएगा, दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. तो यहीं से हम लोगों को चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझना है, स्टेप बाय स्टेप. द मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज. आ जाओ समझते हैं. तो सबसे पहले इस स्लाइड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे. द डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ gamete formation in gonads is in sexual reproducing organism is called gametogenesis. The 2 process of gametogenesis are पहला spermatogenesis और oogenesis. O नहीं, double O को क्या बोलते हैं? O. Double O is the spelling, not oogenesis. Oogenesis. तो spermatogenesis, sperm बनेगा testis में, oogenesis में ovum बनेगा ovaries में. सबसे पहले आपको ये समझना है कि ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस या 4 फेजेस. मैं 3 बार रिपीट करूंगा पूरे फेज को. बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, दैट इज जो कि अक्सर पूछा जाता है एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में.
नीट वगैरह में भी अक्सर आता है, तो टेक केयर ऑफ इट। सबसे पहले बात ऐसी है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता था, ये आप रिकॉल कर लीजिए। स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे डिप्लॉइड सेल्स होते थे। कौन से सेल? डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है कि 46 क्रोमोसोम वाला सेल। ह्यूमन के केस में 2n 46 क्रोमोसोम होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूं पहले से आपके दिमाग में रहे, वो ये है कि हम बात कर रहे हैं गैमेट बनने की। मेल गैमेट इज स्पर्म और गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट इज ऑलवेज, दैट मींस कि गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा हो जाता है। यस हम यहां से एक सेल निकालेंगे, कोई सा, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, पैर से निकाल लो, ह्यूमन बॉडी में कहीं से भी एक सेल निकालेंगे, दैट सेल विल बी डिप्लॉइड। उस सेल में 46 क्रोमोसोम मिलेगा। कितना? 46 क्रोमोसोम मिलेगा। बट गैमेट में क्रोमोसोम कितना होगा? 23। 46 का हाफ 23, ठीक है ना। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम मिलेगा, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम मिलेगा। तो जब ये स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम दोबारा हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो प्लीज, जल्दी से सुनना कि हम लोग इतना तो समझ चुके कि अगर स्पर्म बनने की बात हो रही है, मतलब गैमेट बनने की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा होने वाला है। तो क्रोमोसोम का नंबर जब आधा होने वाला है, तो डिवीजन यहां पे आधा करने के लिए कौन सा होता है? मियोसिस। अभी 4 फेज है। पहला फेज जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज। ध्यान से सुनो, पहला बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है? 3 बार बोलूंगा मैं सब कुछ। फर्स्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, मतलब आई एम मेंशनिंग, देन आई विल रिपीट, देन आई विल रिपीट। सबसे पहले क्या होगा बच्चा? सबसे पहला प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो था हमारा एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था ना, याद है ना आपको? इसके अंदरूनी दीवार पे मौजूद था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी और सर्टोली सेल भी। हम ध्यान दे रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। ये मान लो क्लस्टर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? ये माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर यहां पे ये देखो, याद है ना आपको? ये बात याद है आपको क्या? कि स्पर्म का नंबर होता है मिलियंस में, बहुत अबंडेंट, वेरी हाई इन नंबर। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले क्या है ये? क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया। ये अगर मान लीजिए कि माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा? रिडक्शनल। तो माइटोसिस में जो नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं ना, बहुत ज्यादा बन जाता है, लेकिन डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनते हैं। तो मान लीजिए कि 5 लाख स्पर्मेटोगोनिया था और पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में वो माइटोसिस करेगा, तो एक माइटोसिस के बाद वो कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख था, फिर माइटोसिस करेगा तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख था, फिर माइटोसिस करेगा तो 40 लाख। तो ऐसा कर करके पहले फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। डिवीजन कौन सा हो रहा है? माइटोसिस। डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। तो जो नंबर ऑफ सेल्स है ना, वो इंक्रीज होके बहुत सारा हो गया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब जो नया नया छोटा छोटा बेबी सेल बना है स्पर्मेटोगोनिया का, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल, ये अब बड़ा होगा, थोड़ा एक्सपैंड करेगा और मैच्योर या बड़ा साइज एक्वायर करेगा। ये बात याद है आपको कि जब एक सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन में 2 छोटे छोटे सेल बनेंगे ना पहले। तो अभी जो छोटे वाले सेल हैं, ये एक्सपैंड करके एक साइज एक्वायर कर लेंगे। इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ? माइटोसिस। जहां पे डिप्लॉइड सेल से जितना भी सेल का नंबर था, 20 लाख था तो 40 लाख हो गया, फिर 40 लाख था तो 80 लाख हो गया। तो ऐसा डबल 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 हो रहा है नंबर। किसका? स्पर्मेटोगोनिया का। ये काम कहां चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन फेज में। नाम से ही क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पे, सेल का नंबर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है।
ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ये जो नया नया सेल बना ये अब एक्सपैंड होके बड़ा हो रहा है, प्रॉपरली डेवलप्ड स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, छोटा छोटा स्पर्मेटोगोनिया बड़ा साइज एक्वायर कर रहा है, तो स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ फेज में। अभी तक कोई मेन काम चालू नहीं हुआ है, तो पहला दोनों तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि तैयारी चल रही है, गैमेट बनने की प्रिपरेशन चल रही है, स्पर्म बनने की प्रिपरेशन चल रही है, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ा पहले फेज में, फिर स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ा। अब मेन फेज चालू होता है यहां से थर्ड स्टेप से, जिसका नाम क्या है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में बच्चों मियोसिस स्टार्ट होगा। आपको अगर याद होगा क्लास 11th का पार्ट मियोसिस का तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मियोसिस इज ऑफ 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ऐसा होता था कि मियोसिस 1 में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है 2 हैप्लॉइड सेल में, दिस हैपेंस इन मियोसिस 1। और मियोसिस सेकेंड में होता है कि इस हैप्लॉइड सेल से फर्दर दो और हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मतलब अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं एक डिप्लॉइड सेल से मियोसिस खत्म होने पे। मियोसिस 1 से एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बना, फिर मियोसिस सेकेंड से क्या हुआ कि इस हैप्लॉइड सेल से 2 और हैप्लॉइड सेल बना। मियोसिस सेकेंड इज क्वाइट सिमिलर टू माइटोसिस, ये बात याद है आपको। मियोसिस 2 और माइटोसिस एक जैसा है, वो दोनों इक्वेशनल है, बट मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। मैं जो बता रहा हूं प्लीज अच्छे से दोबारा सुनिएगा। माइटोसिस हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज में, पहला स्टेज, ग्रोथ हुआ सेकेंड फेज में, मैच्योरेशन फेज में मियोसिस की शुरुआत होती है, उसके अंदर 2 स्टेप आएगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। मैच्योरेशन फेज में हमारे पास जो सेल था, एक्चुअली वांटेड अ ब्लैंक पेज। देखो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप समझो कि ये एक सेल है हमारा जिसको आप नाम दीजिएगा स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड कर करके डिवीजन होते 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 बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। कौन से फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो ये फेज कहलाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नए नए छोटे छोटे सेल्स बने थे स्पर्मेटोगोनिया के, ये अब मैच्योर होकर के बड़े होना शुरू हो गए, लार्ज फंक्शनली डेवलप्ड स्पर्मेटोगोनिया बन गया। कौन से फेज में ये सब बात हुई, दिस इज द ग्रोथ फेज। ठीक है, अगला फेज जो हमारा शुरू होता है, यहां पे हम इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया ले लेते हैं, इतने सारे में से किसी एक को लिया हमने, और यहां पे चल रहा है अब हमारा मियोसिस। तो ये जो हमारा 2n डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया था, इन सब के साथ ऐसा होगा, बट हम लोग एक को ले रहे हैं सिर्फ, इससे एक हैप्लॉइड और हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। अच्छा इस टर्म को भी क्लियर करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। उसके बाद क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि ये जो n था ये फर्दर n और n में भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो ये क्लैरिटी पहले कर लीजिए कि दिस इज मियोसिस फर्स्ट, जिसमें एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन गए। अब हैप्लॉइड से और हैप्लॉइड सेल बनते हैं किसमें, मियोसिस सेकेंड में। ये जो पूरा फेज है ये 2 मियोटिक डिवीजन का, इसको आप कहते हैं क्या, मैच्योरेशन फेज। मतलब अगला एक इंपॉर्टेंट टर्म, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ फेज हो रहा था, तो जब ये पूरा ग्रोथ अचीव कर चुका होगा तो फिर इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके मियोसिस 1 के बाद ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो मियोसिस सेकेंड के बाद हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं ना बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। मल्टीप्लिकेशन फेज में नथिंग न्यू हैपेंड, स्पर्मेटोगोनिया अंडरवेंट माइटोटिक डिवीजन, और स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होते होते उनका नंबर बढ़ गया बहुत सारा। ये स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ फेज हुआ तो ये साइज में बड़े हुए, फंक्शनली एक्टिव हुए, और जब ये फंक्शनली एक्टिव हो गए
तो फिर इनका नाम पड़ गया अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही पूरा ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो हैप्लॉइड दो सेल्स बन गए जिनको हमने प्राइमरी का डिवाइड होकर के क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस सेकेंड, तो अब उससे क्या बन गया, स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है ना बच्चा, ये जो 4 स्पर्मेटिड बना है यहां पे, ग्लोब्यूलर स्पर्मेटिड, इन स्पर्मेटिड का कन्वर्जन इनटू अ फंक्शनल, गोल गोल सेल बना है, बट स्पर्म कैसा होता है, इलोंगेटेड, टेल, मिडिल पीस, हेड, ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये स्पर्मेटिड था, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये सब स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ है। This phase is given the term called differentiation phase. This phase is called differentiation phase. What is this called? Differentiation phase. So multiplication phase led to the formation of led to the formation of more spermatogonia. Growth phase led to the development of primary spermatocyte. Primary spermatocyte underwent meiosis to form secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte में meiosis second हुआ तो क्या बन गया, spermatid. spermatid का अब जो गोल मटोल स्ट्रक्चर था वो elongated कीड़े की तरह बन जाएगा। sperms are motile structure। अभी इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ sperm पढ़ेंगे हम लोग। तो sperm गोल गोल सेल नहीं होता, लंबा लंबा होता है, उसमें पूंछ होता है, टेल होता है, तो ये स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने का प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन फेज। अब ये स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके रेटिटेस्टिस में घुसना इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब बन गया स्पर्मेटोजोआ, भी जाएगा एपिडिडामिस में स्टोरेज होता है ना, तो रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडामिस में स्टोर होगा। So the expulsion of the spermatozoa from the seminiferous tubule and entry into the retitestis is called spermiation. Conversion of spermatid into spermatozoa is called spermiogenesis. Conversion of spermatid into spermatozoa is called spermiogenesis. Overall whole structure process is called spermatogenesis. यहां पे 3 टर्म आ गया जो खिचड़ी बनना शुरू होगा ब्रेन में। पूरे प्रोसेस को तो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमने गैमेटोजेनेसिस के स्टार्टिंग में डिवाइड करके बात को समझा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां ये वाला फेज का नाम डिफरेंशिएशन फेज है, बट जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म, फंक्शनल स्पर्म बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। अब स्पर्मेटोजोआ बन गया, स्पर्मेटोजोआ का बनने के बाद बाहर निकलना, कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट में घुसना। पहला डक्ट कौन सा, रेटिटेस्टिस, दैट्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो चीजें थोड़ी कनेक्ट होती हैं वो आप कनेक्ट कर पाए, नाम सीख लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो नाम पे ध्यान देना पड़ेगा। ये स्पर्मेटोगोनिया था, ग्रोथ होने के बाद ये सब क्या बन गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया का मियोसिस नहीं होगा, किसका होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा। 2 स्टेप में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाज डिप्लॉइड, बोलो, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के सेकेंड मियोसिस से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड डिप्लॉइड के हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड्स, ये सब स्पर्मेटिड है। अब ये स्पर्मेटिड बनेगा स्पर्मेटोजोआ चौथे स्टेप में। भाई ये प्रोसेस कॉल डिफरेंशिएशन फेज का नाम है, प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, सिंथेसिस, इसका मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस होगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस इज कंप्लीटेड, तो फिर होगा क्या, स्पर्मिएशन। मतलब ये स्पर्मेटोजोआ बाहर निकल करके आ जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इनटू द डक्ट सिस्टम। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है बस। फाइनल टाइम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे स्टेप और प्रोसेस को। पहला पॉइंट कि 4 फेज में डिवाइड होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज, चौथा डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शनली एक्टिवेट होना। ये वर्ड आपने इन जनरल प्लांट
क्या एस्पेक्ट में पढ़ा है क्लास 11th में आपने? मुमकिन है पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स लीडिंग टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू द परमानेंट टिश्यू। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, जहां पे स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ता है। स्पर्मेटोगोनिया अब मियोसिस करने के लिए तैयारी करते हैं, कौन से फेज में? ग्रोथ फेज में। तो स्पर्मेटोगोनिया जब मियोसिस करने के लिए रेडी हो रहे हैं तो उनका अब नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड्स। Spermatid का conversion into spermatozoa is in the differentiation phase by a process called spermiogenesis. Genesis, जहां पे भी genesis, synthesis आएगा, that means के formation is being talked about. तो spermatogenesis की 4 फेज, अगर ये याद हो गया ना, समझ आ गया, तो oogenesis में दिक्कत नहीं होगी। oogenesis में भी हम लोग कल देख पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? द मेल जर्म सेल, जिसको आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जानकारी पहले से है आपको, डे 1 से। पहले दिन हमने जब स्ट्रक्चर की बात की थी, वी लर्न दैट कि स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना, एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Each primary spermatocyte is diploid and contains, human के केस में कितने क्रोमोसोम? 46। ये मेन कहानी यहाँ है एक्चुअली, ये बात भी समझ में आ गई आपको। मेन स्पर्म बनने का काम तो यहाँ चालू हो रहा है कि जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है 2 स्टेप का मियोसिस। मियोसिस 1 जब होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होगा, बोलो ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब डिवाइड होगा तो इट्स लाइक दिस के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। कौन सा मियोसिस? फर्स्ट मियोसिस। तो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब हैप्लॉइड होगा तो इट विल हैव ओनली 23 chromosomes. The secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division, जिससे क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी N होगा, ये भी 23 क्रोमोसोम वाला होगा। उसके बाद की कहानी क्या है? ये स्पर्मेटिड गोल गोल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसका फॉर्मेशन होगा, मतलब ये डेवलप होगा इनटू स्पर्मेटोजोआ। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ या बेबी स्पर्म। छोटा छोटा फंक्शनल स्पर्म नहीं है अभी ये। मैच्योरिटी कहां मिलेगी इसको जाके? कंप्लीटली एपिडिडामिस में। तो दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा? द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म हेड gets attached to the Sertoli cell to draw the nourishment. ये बात याद है आपको? इसीलिए था ना Sertoli cell, to provide nutrition to the developing spermatozoa. ये बन चुका है, फिर ये बाहर आ जाएगा। कहां से बाहर आ जाएगा? डक्ट से। सबसे पहला डक्ट कौन सा? Retitestis merges to form vasa efferentia. Vasa efferentia merges to form epididymis, which extends and opens into vas deferens. We'll talk about the structure of the sperm. स्पर्म के स्ट्रक्चर को ना रफली में जरा बनाने की कोशिश कर। 4 पार्ट्स होंगे किसी भी स्पर्म में। सबसे पहला पार्ट होगा जिसको आप कहते हैं हेड। देखो मोटा मोटी ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे सिंगल स्पर्म का। एक स्पर्म ऐसा दिखता है हाईली मैग्निफाइड या जूम्ड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड हेड, HEAD, हेड ऑफ द स्पर्म। दिस पार्ट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड नेक. This is the very important part called middle piece, and this definitely structure से दिख रहा है. This is called tail. Tail नहीं, tail होता है TELL. So this is called tail. Head, neck, middle piece and tail. Sequentially ये 4 parts है. पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा इसको छापने का। समझने के लिए सबसे पहली बात कि most important part of the whole structure is head. इस एस्पेक्ट में कि इस हेड में मौजूद है ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होता है।
तो जो 23 क्रोमोसोम स्पर्म में है वो इतने बड़े पार्ट में, न्यूक्लियस के अंदर ओनली, हेड ऑफ द टिप ऑफ द हेड पे यहां प्रेजेंट होता है एक्रोसोम. एक्रोसोम 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 इज द हेड का टिप, स्पर्म के हेड के टिप, जिसके अंदर ना सर्टेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं. जब एक स्पर्म ओवम से जाके फ्यूज करेगा, जुड़ेगा, तो उसके बाहर के मेम्ब्रेन को तोड़ करके अंदर घुसेगा उसमें. तो उस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए इसके पास एंजाइम है जो एक्रोसोम में प्रेजेंट है. कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ठीक है, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम से मिलकर के बनता है. बट दिस इज फाउंड ऑन द हेड पार्ट, एक्रोसोम में मौजूद है. क्योंकि सबसे पहले स्पर्म ऐसे ऐसे ट्रैवल करते 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 सर्वाइकल कनाल से ट्रैवल करते 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 ऊपर जाएगा ना फैलोपियन ट्यूब तक, जहां ओवम मौजूद है. और ओवम जहां पे प्रेजेंट है उस ओवम में जाकर के ये पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा ओवम के. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? फर्टिलाइजेशन. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस कि द स्पर्म having the head which has a nucleus in it will get inside the ovum और बाकी सारा पार्ट बाहर रह जाएगा. पूरा स्पर्म कंप्लीटली अंदर नहीं घुसेगा ओवम को. एक रफ आइडिया में दे दूं आपको कि अगर इतना बड़ा ओवम है तो इतना बड़ा स्पर्म होगा. दिस इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो. बराबर बराबर साइज का नहीं होता, बहुत टाइनी है स्पर्म इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ओवम. छोटा सा स्पर्म, इतना बड़ा ओवम. तो ये पूरा स्पर्म अंदर नहीं घुस जाएगा ओवम में. कहां तक घुसेगा अंदर? ध्यान से समझो. यहां नेक में ना 2 सेंट्रियोल मौजूद हैं. क्या मौजूद है? सेंट्रियोल. ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है क्लास 11th से या क्लास 9th से, तो ये एनिमल सेल में पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल फॉर्मेशन करता था, सेल डिवीजन में हेल्प करता था. याद है सेंट्रियोल? ऐसा होता था सेंट्रियोल. 90 डिग्री पे व्हील कार्ट अपीयरेंस, 9+2. गुड. तो सेंट्रियोल की प्रेजेंस है नेक में. 2 सेंट्रियोल है, एक का नाम है प्रॉक्सिमल, एक का नाम है डिस्टल. जो नजदीक है हेड के उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे, जो मिडिल पीस की तरफ है उसको डिस्टल सेंट्रियोल बोलेंगे. तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चा कि स्पर्म का ना सिर्फ इतना हिस्सा अंदर घुसेगा, हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही सिर्फ अंदर घुस पाएगा ओवम में. डिस्टल सेंट्रियोल, मिडिल पीस, टेल, इसका काम खत्म. क्या काम था इसका? इसका काम था कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करते करते ओवम तक पहुंचा देना, ताकत उसके अंदर देना और स्विम करने की एबिलिटी देना. तो स्विम वो टेल के थ्रू कर पाएगा और ताकत, एनर्जी, एटीपी उसको मिलेगा मिडिल पीस से, क्योंकि यहां पे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच विल कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एटीपी. दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिडिल पीस. एटीपी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिडिल पीस. तो ताकत, एनर्जी मिलेगी उसको. इस एनर्जी से वो मोबिलिटी अक्वायर करता 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 कहां पहुंच जाएगा? ओवम तक पहुंच जाएगा. ओवम तक पहुंच जाएगा तो हमें तो खाली 23 क्रोमोसोम चाहिए ना, जो कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? हेड में. तो मिडिल पीस और टेल अंदर नहीं घुसेगा ओवम के. ये बात समझ आ रही है आपको? तो इतना पार्ट अंदर जाएगा. ये भी क्यों जाएगा? क्योंकि ये क्लीवेज करने में हेल्प करेगा, आगे जाकर के सेल डिवाइड करने में हेल्प करेगा. सेंट्रियोल, माइटोसिस होगा अंदर जाके जाइगोट का. जाइगोट एक सेल है, वो टूट के 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा, 64 बनेगा, 128 बनेगा, 256 बनेगा, 512 बनेगा. बनेगा ना? डबल 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 होता चला जाएगा. तो साइज ग्रो करेगा. तो वहां सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर दैट रीजन एक सेंट्रियोल जाएगा. तो कुल मिला के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें आई बच्चों? स्ट्रक्चर में मेन 4 पार्ट है: हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल. टेल का काम क्या? मोबिलिटी प्रोवाइड करना. मिडिल पीस का काम क्या? एनर्जी प्रोवाइड करना, एटीपी बना बना करके. ठीक है. नेक वाला पार्ट जो वो सेंट्रियोल प्रोसेस करता है, जो क्लीवेज या सेल डिवीजन में हेल्प करेगा फ्यूचर में. मेन जो जेनेटिक कंटेंट है, जो फादर का जो भी पार्ट हमारे बॉडी में आया है, फादर की जो भी फीचर्स हमारे बॉडी में आए हैं, फादर की जो जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट किया है, वो सब कहां था? हेड के न्यूक्लियस में.
23 chromosome from the father, 23 chromosome from the mother, and a zygote has 46 chromosome. And father mother दोनों के फीचर्स एक बच्चे में पाए जाते हैं. ये बातें और क्लियर होंगी आपको फर्टिलाइजेशन पार्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे डिटेल में. तो अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे इंटरेस्टेड है. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे आ जाइए जल्दी से प्लीज, बात नहीं कीजिए आपस में. It consists of 4 parts: head, neck, middle piece and tail, enveloped by a plasma membrane. ये पूरा बाहर से जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. हेड एक एक करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे. हेड के बारे में पढ़िए. इट्स द enlarged end of a sperm, tip of the sperm actually, containing large haploid nucleus that is condensed chromatin body and it's capped by क्या? Acrosome. क्या? Acrosome contains hydrolytic enzyme that helps in dissolving the membrane of ovum during the process of fertilization. Neck पे आइए. It contains proximal centriole which is necessary for cleavage division of zygote and a distal centriole which is connected to the tail filament. मतलब neck में 2 centriole है, इतना ही खाली बताया गया आपको. Middle piece. It contains a number of mitochondria that provides energy for the movement of the tail that facilitates मतलब help sperm mobility essential for fertilization. Mobility मतलब moving ability is called mobility. चलना फिरना का जो ability है that's called mobility. Tail. It consists of the axial filament surrounded by plasma membrane. It helps the sperm to swim in a fluid medium. कौन सा fluid medium? Semen. Produced by the glands. कौन कौन से? Seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. A human ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus. 2 ml में 200 million, 3 ml में 300 million sperm होते हैं एक content of semen में. We talked about that in the previous class I hope. तो कल हम लोग बात करेंगे oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. ये पार्ट पढ़ के आइएगा आप तो आपको थोड़ा क्लास में कनेक्टेड और थोड़ा इजी फील होगा. मैं ये बता दूं आपको, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा बहुत सिंपल नहीं है. oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा बहुत सिंपल नहीं है. तो अगर एक रीडिंग करके आप आएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू और थोड़ा कनेक्टेड फील कर पाएंगे. ये होमवर्क है आपका कि oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आओगे. जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस के नाम याद कर लिए हैं, हो गया याद हमें? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज. ऐसे ही oogenesis के स्टेजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेजेस आपको याद होने चाहिए. इतना मैं पूछूंगा आपसे कल. थैंक यू एवरीवन.